नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर बीएसटीसी और पीटीटी की पाठशाला में आप सभी का मैं आदर्श कुमार स्वागत करता हूं। देखिएगा दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के जो प्रदेश के जो प्रतीक चिन्ह है वो। तो दोस्तों, ये आपने सुना होगा कि प्रतीक चिन्ह के बारे में बात करेंगे। ये तो आप कह देंगे कि सर ये तो क्या, ये तो हमें पता है, लेकिन दोस्तों पता तो है, सभी को पता है कि ये जो ये प्रतीक चिन्ह जो है ये तो सभी को पता है। राज्य वृक्ष क्या है, राज्य पुष्प क्या है, राज्य पशु क्या है, पक्षी क्या है, खेल क्या है, भाषा क्या है, ये सारी की डिटेल दोस्तों अपन इससे पढ़ेंगे डिटेल वाइज। मतलब कि आज अपन विवरण में पढ़ेंगे दोस्तों। ये तो अपन सभी को पता है कि ये क्या क्या होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों राज्य वृक्ष के बारे में डिटेल में पढ़े तो दोस्तों हमारे लिए बिल्कुल है जो एग्जाम में इससे संबंधित प्रतीक चिन्हों से संबंधित एक दो क्वेश्चन बिल्कुल दोस्तों बनते हैं। और ये टॉपिक आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टदार और है जो इंपॉर्टेंट होने वाला है आज की क्लास का। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा और लास्ट तक बने रहने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर बताना कि सर बिल्कुल है जो हमारे लिए आज की क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रही। तो दोस्तों देखिएगा, राज्य वृक्ष के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। ठीक है साहब, ये राज्य वृक्ष हो गया। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पे मैं ये लाइन बना देता हूं। अब आपको मैं पूछूं तो दोस्तों राज्य वृक्ष जो है कौन सा है? सभी भाई बहनों को पता है कि राज्य वृक्ष जो है खेजड़ी है। सभी को पता है ना? बिल्कुल है जो साथ साथ में कमेंट कर सकते हैं लाइव में जो भी भाई बहन है। तो देखिएगा, तो दोस्तों देखिए, राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? ये सरकार द्वारा है जो 31 अक्टूबर को घोषित किया गया। दोस्तों कब किया गया? 31 अक्टूबर कब दोस्तों? यदि सन का पता हो तो बिल्कुल लिख सकते हैं यहाँ पे 31 अक्टूबर 1983 में घोषित किया गया दोस्तों। ये जो घोषित हुआ, जी हाँ दोस्तों, ये हो गया पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर बिल्कुल हो गया सर। अब देखिएगा दोस्तों, राजस्थान का इसे और क्या क्या कहा जाता है? और ये जो उससे पहले बात करें तो ये सबसे ज्यादा होता कहां है? इसका सर्वाधिक दोस्तों ये कहां पे होता है? सर्वाधिक रूप से ये जो कहां पर होता है दोस्तों? पश्चिमी राजस्थान में होता है। कहां पे दोस्तों? पश्चिमी राजस्थान, जैसे कि जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, ठीक है दोस्तों, जालोर, ये जो है यहाँ पे होता है। ये पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक रूप में राज्य वृक्ष खेजड़ी होता है। देखिएगा दोस्तों, आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल आसान है, लेकिन बढ़िएगा आगे, बड़ा आनंद आने वाला है आज की क्लास में। बिल्कुल दोस्तों बढ़ के तो देखिएगा, राजस्थान का कल्प वृक्ष दोस्तों किसे कहा जाता है? खेजड़ी को कहा जाता है कल्प वृक्ष। दोस्तों थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी ध्यान रखेंगे। राजस्थान का कल्प वृक्ष दोस्तों, राजस्थान का गौरव भी इसे कहा जाता है। राजस्थान का गौरव भी इसे कहा जाता है। गौरव दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे ये चीज भी जरूर है जो आप क्लियर करेंगे। राजस्थान का गौरव, राजस्थान का कल्प वृक्ष, मैं इसे जो अब है जो इरेज कर रहा हूं, आप सभी है जो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। क्लियर? चलिए दोस्तों, यहां पे मैं वापस से लिख देता हूं, ठीक है। राजस्थान का इसे कल्पत्रु भी कहा जाता है दोस्तों। क्या? राजस्थान का कल्पत्रु भी कहा जाता है। कल्पत्रु दोस्तों, ठीक है, ये भी हो गया। अब आगे देखते हैं दोस्तों, थार का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है इसे। थार का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। तो दोस्तों देखिएगा, ये चीजें जो बिल्कुल यहां से क्लियर करेंगे, न कि इग्नोर करेंगे। ये जो इसके सारे उपनाम है दोस्तों, ठीक है, ये हो गए। खेजड़ी को अब दोस्तों क्या क्या नाम से जाना जाता है? अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से, अलग अलग भाषा में जाना जाता है। जैसे अपने यहाँ पे स्थानीय भाषा में, हमारे यहाँ पे स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? स्थानीय भाषा में दोस्तों जाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थानीय भाषा में जाटी कहा जाता है। तो ये चीज यहां से क्लियर करेंगे दोस्तों, हर भाई हर बहन क्लियर करेंगे। स्थानीय भाषा में जाटी कहा जाता है। तो दोस्तों राजस्थानी भाषा में इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान की जो भाषा है ना, राजस्थानी भाषा में इसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बन गया, तो बिल्कुल सीमलो करेंगे आप। क्या करेंगे? सीमलो। राजस्थानी भाषा में इसे सीमलो कहा जाता है। तो दोस्तों ग्रंथों में इसे क्या कहा जाता है? ग्रंथ जो भी आज तक बने हैं राजस्थान में या कई बार, ग्रंथों में इसे दोस्तों समी का पेड़ कहा जाता है। किसका? समी का पेड़ कहा जाता है। बिल्कुल दोस्तों, ये हो गया। अब बात करते दोस्तों सिंधी भाषा में। तो ये जो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो बिल्कुल। अब अपन बात करते हैं सिंधी भाषा में क्या कहा जाता है इसे। तो दोस्तों सिंधी भाषा की बात करें अपन,
सिंधी भाषा में। तो दोस्तों देखिएगा, सिंधी भाषा में अपन इसे सौकड़ो कहा जाता है, सौकड़ो कहेंगे दोस्तों, क्या सौकड़ो कहेंगे सिंधी भाषा में। और कन्नड़ भाषा में दोस्तों क्या कहेंगे, कन्नड़ भाषा में। जिन भी भाई बहनों को पता है वो बता सकते हैं कि कन्नड़ भाषा में इसे क्या कहा जाता है। बिल्कुल, जो भी भाई बहने बता रहे कि कन्नड़ भाषा में इसे बन्नी कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, बन्नी कहा जाता है, क्या बन्नी कहा जाता है। तो दोस्तों तमिल भाषा में इसे, तमिल भाषा में इसे दोस्तों क्या कहा जाता है, तमिल में कहा जाता है पेयमय दोस्तों, क्या पेयमय। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली दोस्तों, बस आपको इंतजार करना है लास्ट तक। ठीक है, कि जो कितने क्या क्या इंपॉर्टेंट होंगे अपने लिए। पेयमय कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, खेजड़ी वृक्ष की हरी पत्तियों को क्या कहा जाता है, हरी पत्तियों को दोस्तों, इसी वृक्ष के हरी पत्तियों को है जो क्या कहा जाता है, किसी भाई बहनों को पता है और ये खेजड़ी वृक्ष देखा हुआ है तो जरूर बताएंगे। कभी ली हुई होगी, बिल्कुल है, जो ऊपर सड़ के लूम, लूम या फिर दोस्तों क्या कहा जाता है, लौंक भी कहा जाता है, क्या लौंक दोस्तों, ये भी है जो, ये आपके लिए नया वर्ड है। ठीक है, तो ये चीजें जरूर ध्यान रखेंगे। खेजड़ी के हरी पत्तियों को लूम भी कहा जाता है, लौंक भी कहा जाता है दोस्तों। राइट आंसर हर भाई बहन इनको पता होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो। और दोस्तों जो यहां पे दोस्तों ये हरी पत्तियां दोस्तों, यहां पे अब देखिएगा दोस्तों, जो फली होती है, इसकी फली होती है ना, वो जब जो सूखने से पहले जो फली होती है उस फली को दोस्तों क्या कहा जाता है, खोका कहा जाता है। ठीक है, यहां पे ये चीज क्लियर करेंगे दोस्तों। यहां पे बिल्कुल हरी पत्तियां जो होती है खेजड़ी की, उसे दोस्तों लूम कहा जाता है। ठीक है, और लौंक भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे फली जो आती है, जैसे अपन खोका कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, खोका कहते हैं। और यही दोस्तों सूखने के बाद जब एक होती है, सूखने के बाद है जो, इसे क्या कहते हैं, इसे दोस्तों सांगरी कहते हैं, सूखने के बाद सांगरी कहते हैं दोस्तों। इसके बारे में मैं आपको बता दूं काफी जगह पे अलग अलग डिटेल में। ठीक है, ये तो आप सभी को पता ही है कि यह जो सांगरी कब कहा जाता है। देखिएगा, जिन भी भाई बहनों, जो भी भाई बहन यहाँ पे पश्चिमी क्षेत्र में रहते हैं उनको तो सबको पता ही होना चाहिए, क्योंकि ये स्थानीय भाषा में कहा जाता है दोस्तों। इसकी जो फली होती है उसे कहा जाता है खोका। ठीक है, और जब ये खोका होते हैं, मतलब कि सूखने से पहले होते हैं खोका नाम से। ठीक है, जब सूख जाती है ये फलियां, उस समय ये सांगरी कहलाती है दोस्तों। और इसकी है जो क्या होती है, सब्जी बनती है साहब। बिल्कुल है जो, ये चीज भी जरूर ध्यान में रखेंगे। और जब ये ऋतु होती है इसके खोका आने की, तब तो है जो इस क्षेत्र में बहुत सब्जियां भी बनती है। तो दोस्तों चलिए, ये जानकारी हो गई अपनी। अब बढ़ते अपन आगे, और जिन भी भाई बहनों को स्क्रीनशॉट लेना था वे ले लिए होंगे, और पेज जब भी फुल हो जाए आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। अब देखिएगा दोस्तों, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, हर भाई हर बहन को पता होना चाहिए इसका वैज्ञानिक नाम। दोस्तों डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि जो खेजड़ी वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है, फिर कुछ तो पढ़ा हुआ होगा तभी पता करेंगे ना। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोसोपिस क्या, सिनेरेरिया। बिल्कुल दोस्तों, जो भी भाई बहने बता रहे हैं प्रोसोपिस सिनेरेरिया, सिनेरेरिया, बिल्कुल वेरी गुड। यहां पे है जो बिल्कुल इस चीज को दोस्तों क्या है, सीने ने है। ठीक है, सिनेरेरिया दोस्तों, यहां पे है जो, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, यहां पे ये चीज ध्यान रखेंगे, सिनेरेरिया। ठीक है, ये ऐसे लिखा जाएगा, सिनेरेरिया। अब देखिएगा दोस्तों, अपन आगे बढ़ते हैं। ये तो वैज्ञानिक नाम हो गया। अब दोस्तों इसकी पूजा भी होती है, क्या होती है, क्या बिल्कुल होती है साहब, खेजड़ी वृक्ष की पूजा भी होती है, खेजड़ी वृक्ष की पूजा। तो दोस्तों ये पूजा कब होती है, किसी भाई बहनों को पता है तो जरूर बता सकते हैं। और ये पूजा दोस्तों होती है विजयादशमी के दिन। कब होती है, विजयादशमी के दिन। और दोस्तों कब, विजयादशमी के दिन, वेरी गुड। और दोस्तों दशहरे के दिन है जो इसकी पूजा होती है। और हाल ही में दोस्तों सलेसट्रना नामक कीड़े व गाइकोट्रमा नामक कवक का शिकार हो रहा है। अब ये खेजड़ी वृक्ष जो है ना, ये वैज्ञानिकों ने बता भी दिया है कि जो हाल में ये खेजड़ी वृक्ष है ना, ये कौन से कीड़ों से जो अपना शिकार, मतलब स्वयं शिकार हो रहे हैं और है जो नष्ट होते जा रहे हैं। तो दोस्तों राइट आंसर यहां पे मैं लिख देता हूं, सलेस्ट्रना या नामक कीड़ा। और है जो कौन सा नामक कीड़ा,
ठीक है। और दोस्तों वह है जो गाइट्रोमा, ठीक है दोस्तों, ग्राइकोट्रमा नामक कवक दोस्तों, एक तो है कीड़ा, एक है कवक, ठीक है। यह जो विज्ञानी भाषा में जो भी पढ़ते हैं उन सभी को पता है, ठीक है। जीवाणु, कवक, विषाणु, देखिएगा दोस्तों कवक का शिकार हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप चीज ये जरूर ध्यान रखेंगे, देखिएगा दोस्तों यहाँ पे अपने लिए इंपॉर्टेंट है सारा का सारा मैटर, ठीक है। देखिएगा दोस्तों अपन कितना विस्तार से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको पढ़ना तो बहुत बहुत जरूरी है। अपने इतना पढ़ा है दोस्तों, जो भी भाई बहने पहली बार है ना चैनल पे, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार प्ले लिस्ट पे जाके विजिट कीजिएगा। बहुत सारा भंडार आपको वहां पे मिलेगा, आपकी पूरी लाइब्रेरी, पूरा सिलेबस वहां पे मिल जाएगा। कोई भाई बहने पहली बार है तो जरूर वहां पे विजिट कर सकते हैं, क्योंकि आपको वहां से यदि आप स्टडी कर लेते हैं, सारे सब्जेक्ट अलग अलग है दोस्तों, ठीक है ना। तो सभी है जो सभी से निवेदन है कि प्लेलिस्ट से आज ही जुड़ जाइए दोस्तों। 10 दिन के अंदर है जो सारा सिलेबस जो प्लेलिस्ट में है वो कंप्लीट करिएगा, हो जाएगा बिल्कुल, है ना। चलिए तो यहाँ पे है जो बिल्कुल दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन। दोस्तों यहाँ पे खेजड़ी दिवस के रूप की बात करें अपन, खेजड़ी दिवस दोस्तों, इसे जो शॉर्ट में खेजड़ली भी कहते हैं। खेजड़ली दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, तो दोस्तों खेजड़ली दिवस जो मनाया जाता है 12 सितंबर को। कब मनाया जाता है साहब, 12 सितंबर 1978 से है जो कंटिन्यू मनाया जा रहा है। कब से, 1978 से कंटिन्यू खेजड़ली दिवस मनाया जा रहा है दोस्तों। खेजड़ली दिवस स्टार्ट कब हुआ था, 12 सितंबर से, 12 सितंबर 1978 से, लेकिन हर वर्ष प्रति वर्ष है जो मनाया जाता है 12 सितंबर को साहब, ठीक है। ये भी हो गया। अब देखिएगा दोस्तों खेजड़ी के बारे में अपन बात करें तो दोस्तों देखिएगा 1988 की बात है। कब की है, 1988 की बात है। खेजड़ी वृक्ष पर जो भी भाई बहने ध्यान से और बिल्कुल अच्छे से पढ़ रहे हैं, एकाग्रता के साथ पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। ये मैं 100% यहीं पे जो लिख के देता हूं दोस्तों इसी क्लास में, क्योंकि ये जो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली। और अब देखिएगा 1988 में खेजड़ी वृक्ष पर दोस्तों डाक टिकट जारी हुआ, डाक टिकट जारी किया था। लेकिन खेजड़ी ये क्यों, क्योंकि जो देखिएगा दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन कितने, 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया था दोस्तों, ठीक है, 60 पैसे का। देखिए 1988 में खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट। तो दोस्तों ये चीज जरूर है जो ध्यान रखेंगे, डाक टिकट जारी किया, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन दोस्तों छोटी बड़ी है, वैसे स्क्रीन बड़ी भी है, तो पेन है जो बिल्कुल बड़ी हो रही है। तो है जो आप चीज है जो ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा दोस्तों खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए, कब दोस्तों, खेजड़ी वृक्ष को, ये तो हो गया डाक टिकट हो गया। खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए, वृक्ष को बचाने के लिए दोस्तों क्या किया गया, बचाने के लिए, हाँ यहां तक था। बचाने के लिए दोस्तों ऑपरेशन खेजड़ा कार्यक्रम शुरू किया। क्या, कौन सा कार्यक्रम, ऑपरेशन खेजड़ा कार्यक्रम। जी हाँ दोस्तों, जो भी भाई बहने पहली बार है अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए ऑपरेशन खेजड़ा कार्यक्रम शुरू किया गया। अगर दोस्तों पूछ लिया जाए ये कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो दोस्तों आप वहां पे करेंगे 1991 ईस्वी में किया गया साहब, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज क्लियर करेंगे, खेजड़ी भी नाम आया आपके सामने, खेजड़ली भी नाम आया, ठीक है, और क्या, खेजड़ा भी नाम आया। तो दोस्तों ये सारे नाम जो है ना ये इस खेजड़ी के ही नाम है, ठीक है साहब। ये है जो बिल्कुल यहां से अच्छे से ध्यान पूर्वक क्लियर करेंगे, ठीक है। और दोस्तों अपन बात करते हैं इसी खेजड़ी वृक्ष के बारे में। एक मेला भी भरता है, खेजड़ली मेला दोस्तों, जो कि जोधपुर में भरता है। अब उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करें तो दोस्तों मारवाड़ के शासक उस समय थे अभय सिंह, ठीक है। मारवाड़ के शासक थे अभय सिंह। कौन थे, अभय सिंह थे साहब। और अभय सिंह ने आदेश दिया कि जो ये सारे के सारे खेजड़ियां हैं, ये है जो क्या की जाए, ये है जो मतलब कि सारी की सारी काट ली जाए। लेकिन यहाँ पे जो एक नाम से थी अमृता देवी विश्नोई, अमृता देवी विश्नोई, बिल्कुल है जो इनके नेतृत्व में दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे
एक आंदोलन चलाया गया। इसी कारण इस घटना को राजस्थान का चिपको आंदोलन कहते हैं। इस घटना को मतलब कि यहां पर ये कब की बात है दोस्तों, 1730 ईस्वी की बात है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस क्लास को। 1730 की बात है। उस समय शासक थे अभय सिंह, और शासक कौन थे, अभय सिंह थे दोस्तों। ठीक है, और 1730 की बात है। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में यहां पर है जो सभी बिश्नोई जाति के और अन्य लोगों ने यहाँ पे जो इनके नेतृत्व में यहाँ पर आगे इस आंदोलन में, और 363 लोगों ने यहाँ पर जाने दे दी। अभय सिंह ने दोस्तों यहाँ पे हुक्म दे दिया कि भाई इस खेजड़ी के बीच में, काटने के बीच में कोई भी आए सबको काट डाला जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बलिदान देने वाले 363 लोगों ने यहाँ पे बलिदान दिया, और ये जो है आंदोलन क्या कहलाया उसके बाद, चिपको आंदोलन। क्योंकि चिपको आंदोलन क्यों कहलाया दोस्तों, क्योंकि जो है राजस्थान का चिपको आंदोलन कहलाया ना, ये बड़ा वो वाला नहीं, राजस्थान का चिपको आंदोलन, क्योंकि ये जो ये खेजड़ियों से चिप के जो इन्होंने बलिदान दिया था। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए आंदोलन से संबंधित कि राजस्थान का चिपको आंदोलन किसे कहा गया, तो दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर करेंगे कौन सा, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में होने वाला बिल्कुल आंदोलन। चलिए तो दोस्तों अब ये तो हो गया आपका, उम्मीद करता हूं कि अच्छे से बिल्कुल सभी को समझ में आ गया होगा राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी के बारे में। आगे अपन बात करते हैं रोइडा के बारे में। चलो साहब रोइडा के बारे में बात करते हैं। रोइडा क्या है दोस्तों, सभी भाई बहनों को पता है कि रोइडा क्या है। देखिए इतने तो कोई कमजोर नहीं है कि रोइडा क्या है। रोइडा दोस्तों राज्य पुष्प है। सभी भाई बहनों को पता है कि सर इतना आसान क्या बता रहे हो, बिल्कुल भैया जी बता रहे हैं, लेकिन आगे तो देखिएगा बड़ा ही इसी प्रकार खेजड़ी की तरह आनंद आने वाला है दोस्तों। अगर पूछ ले जाए कि जो इसे राज्य पुष्प कब घोषित कब किया, किसी भाई बहनों को पता है तो बता सकते हैं। यहाँ पे मैं बिल्कुल वेट करूंगा सभी का। और राइट आंसर बिल्कुल जो भी भाई बहन यहाँ पे बता रहे, किसी को डेट यदि पता नहीं है तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं 31 अक्टूबर। तो दोस्तों दोनों चीजों को आपको याद रखना है। कैसे, 31 अक्टूबर 1983 को ही ये घोषित हुआ। अब आपको वो भी है तो इतना ही ध्यान रखना है, खेजड़ी देखिएगा दोस्तों राज्य वृक्ष राज्य पुष्प दोनों एक ही दिन है जो घोषित हुए। कब हुए, 31 अक्टूबर 1983। ठीक है, अब ये कितना आसान हो गया आपके लिए, दोनों का एक ही तिथि को घोषित होना कितना आसान हुआ, बिल्कुल आसान हुआ। यहां से है तो ध्यान रखेंगे। ठीक है बिल्कुल दोस्तों। अब देखिएगा रोइडा के फूल को है जो मरुस्थल का राज्य पुष्प घोषित। रोइडा के फूल को मरुस्थल का क्या क्या कहा जाता है दोस्तों, ये देखिएगा दोस्तों। देखिए मरुस्थल का सागवान, जो सागवान वृक्ष होते हैं दोस्तों, और यहां पे है जो मरुस्थल का सागवान, इसे कहा गया राजस्थान का सागवान भी दोस्तों कहा जाता है। राजस्थान का सागवान भी इसे कहा जाता है। बिल्कुल दोस्तों ऐसा ये क्वेश्चन बने या ना बने क्योंकि डाउट यहां पे है बिल्कुल, लेकिन मरुस्थल का सागवान ये आप जरूर ध्यान रखेंगे मारवाड़ टीक के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। ये मारवाड़ टीक, ठीक है, मारवाड़ टीक के नाम से भी प्रसिद्ध है। राजस्थान की मरुशोभा के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाक से, बिल्कुल हाँ। चलिए तो दोस्तों आगे देखते हैं, आगे क्या आ रहा है। राजस्थान की मरुशोभा इसे कहा जाता है दोस्तों। राजस्थान की मरुशोभा हो गया ना क्लियर। तो दोस्तों इसे राजस्थान की मरुशोभा, मारवाड़ टीक, राजस्थान का सागवान, मरुस्थल का सागवान, ये सारे जो नाम है इसके नाम है दोस्तों। ठीक है बिल्कुल हो गया। लेकिन ऐसा प्रश्न पूछ ले जाए ये जो सर्वाधिक कहां पर होता है, तो दोस्तों ये रोइडा भी सर्वाधिक कहां पे होता है, पश्चिमी राजस्थान में ही होता है दोस्तों। पश्चिमी राजस्थान में ही होता है। यहां पे क्लियर कितनी चीजें हुई, दो चीजें क्लियर हुई कि दोस्तों रोइडा पश्चिमी राजस्थान में होता है, राज्य वृक्ष जो है अपना खेजड़ी वही पश्चिमी राजस्थान में होता है ज्यादातर। ठीक है, उसको राज्य वृक्ष खेजड़ी को भी 1983 में घोषित किया गया और इसको भी राज्य पुष्प रोइडा को भी 1983 में घोषित किया गया दोस्तों। और यहाँ पे अपन आगे बात करें वैज्ञानिक भाषा में इसे क्या कहा जाता है। जिस किसी भाई बहन को पता है तो वैज्ञानिक भाषा का बताएंगे कि सर है जो वैज्ञानिक भाषा में इसे ये कहा जाता है। बिल्कुल दोस्तों टिकोमेला, क्या टिकोमेला एंडुलेटा। ठीक है साहब ये भी हो गया।
क्या है, टिकोमेला एंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों। अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे बात कर ली अपने, रोइडा जो है पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक होता है दोस्तों, यहाँ पे ये चीज भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों इसके जो फूल होते हैं ना, फूल जो होते हैं या फिर इसको खुद को है जो देख लिया जाए, ये लगभग फूलों से ये जो भरा होता है, ठीक है। तो इसके जो फूल होते हैं लगभग जो चैत्र माह, चैत्र कौन सा, विक्रम संवत का हिंदू कैलेंडर का चैत्र माह जो है, चैत्र माह मतलब कि अपनी बात करें, अपनी मतलब आप है जो इसे याद रखते हैं ना ज्यादा, मार्च अप्रैल। लेकिन दोस्तों राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए ये माह भी इतने ही इंपॉर्टेंट है, जितने आप मार्च अप्रैल को याद करते हैं उतना ही चैत्र फाल्गुन को भी याद रखना है। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, मार्च अप्रैल ये तो है जो संभवित है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे मार्च भी पूछा जा सकता है, अप्रैल भी पूछा जाता, तो ये जो संभवत है, ठीक है, बिल्कुल फिक्स नहीं है। लेकिन ये चैत्र माह में तो बिल्कुल है जो होता ही होता है। यहाँ पे क्या फूल खिलते हैं दोस्तों, ये रोइडा जो है खिलता है, पश्चिमी राजस्थान पाया जाता है और खिलता भी है, जिसका रंग दोस्तों कैसा होता है मैं आपको यहाँ पे बता दूं, बड़ा ही आनंद आने वाला है। रोइडा वृक्ष किसी के देखा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो हमारे यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान में विजिट करिएगा, बता देंगे साहब, बिल्कुल है ना दोस्तों। देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिसका रंग जो है, रंग कैसा होता है, हिरमिच, हिरमिच मतलब कि सभी मिले हुए रंग जो दोस्तों कैसे रंग है, ये सारे पीला होता है प्लस केसरिया भी होता है, किसी किसी पे पीले होते हैं, किसी पे केसरिया होते हैं, तो किसी पे जो है दोस्तों लाल भी होते हैं, तो किसी पे जो नारंगी भी होते हैं। हाँ जी दोस्तों, इतने नाम, इतने जो कलर है ये रोइडे के फूल है जो करते हैं, बड़ा ही, इसीलिए तो राज्य पुष्प कहा गया, ऐसे ऐसे तो कौन कहते हैं ना। बिल्कुल दोस्तों ये चीजें यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब आगे अपन बढ़ते हैं राज्य पशु की ओर, और राज्य पशु राजस्थान में कितने हैं दोस्तों, सभी को पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। ये किसी भाई बंधु को पता है कि राज्य पशु तो एक ही है कि वो है जो सिंकारा, लेकिन दोस्तों नहीं, केवल सिंकारा ही नहीं है, यहाँ पे इनके साथी भाई और आगे हैं ऊंट, सिंकारा दोस्तों यहाँ पे है ना, सिंकारा, और कौन है, और ऊंट है, ये दोनों जो है राज्य पशु है दोस्तों। अब यहाँ पे किसी भाई बहनों को पता नहीं है इसके बारे में, तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। ये दोस्तों किस में आता है देखिएगा, यहाँ पे एक चीज और क्लियर करेंगे, ये जो राज्य पशु सिंकारा जो है ना, यहाँ पे बिल्कुल दोस्तों ये चीज क्लियर करने के लिए महत्वपूर्ण है। सिंकारा जो है ना, ये वन्य जीव की श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आता है, वन्य जीव की श्रेणी में आता है, जी हाँ दोस्तों। और जो ये ऊंट है ना, ऊंट के बारे में बात करें तो ये पशुधन की श्रेणी में आता है, पशुधन की श्रेणी में आता है। वेरी गुड दोस्तों, यहाँ पे ये चीज है तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर करिएगा। फिर बढ़ते हैं आगे, केवल एक के बारे में बात करने के लिए, राज्य पशु जो है किसके बारे में, राज्य पशु सिंकारा के बारे में अपन आगे बात कर लेते हैं। लो साहब ये सिंकारा हो गया। अब देखिएगा दोस्तों, सिंकारा जो है वन्य जीव श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसे जो है सरकार द्वारा कब घोषित किया गया दोस्तों, 21 मई को घोषित किया गया, 21 मई 1981 को इसे सरकार द्वारा राज्य पशु घोषित किया गया दोस्तों। यहां पर है जो ये चीज जरूर करेंगे क्लियर। और दोस्तों यहाँ पे है जो वैज्ञानिक भाषा में इसे क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक भाषा में दोस्तों क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक भाषा में इसे, हर भाई हर बहन को पता हो तो बिल्कुल जवाब देंगे, वैज्ञानिक भाषा में इसे दोस्तों क्या कहा जाता है। जो भी भाई बहन यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं कि गजेला, गजेला, बिल्कुल है जो गजेला, गजेला दोस्तों, केवल गजेला नहीं, गजेला, गजेला, ये 2 बार यहाँ पे उच्चारण होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वैज्ञानिक भाषा में इनका पूरा नाम। वेरी गुड दोस्तों। और ऐसा पूछ लिया जाए कि ये जो सामान्य रूप से ज्यादातर अधिकतर है जो कहां पर पाए जाते हैं, तो दोस्तों जोधपुर में सर्वाधिक सामान्य रूप से पाए जाते हैं। कहां पे, जोधपुर में अधिकतर पाए जाते हैं। ये दोस्तों हो गया क्लियर, ठीक है, ये भी हो गया। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे सिंकारा को छोटा हिरण भी कहा जाता है। क्या, सिंकारा को छोटा हिरण भी कहा जाता है, वो मैं यहाँ पे कहाँ लिखूं, लेकिन दोस्तों छोटा हिरण लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं छोटा हिरण। तो दोस्तों यहाँ पे छोटा हिरण भी इसे कहा जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों इसे छोटा हिरण को एंटीलोप भी कहा जाता है। क्या, एंटीलोप, तो दोस्तों यहाँ पे लिख देता हूं एंटीलोप, क्योंकि जो सारी जो है चीजें ये लिखना जरूरी है दोस्तों, आपको बताना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी बन जाए तो हमें तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान होना चाहिए।
चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं पशु, वही राज्य पशु ऊंट के बारे में। ऊंट को दोस्तों कब घोषित किया गया? अब देखिएगा दोस्तों, सिंकारा को तो साहब 1981 में घोषित किया, ये तो सभी को क्लियर है। ये किससे पहले? ये है जो राज्य पुष्प और है जो राज्य वृक्ष से पहले किया गया। लेकिन ऊंट के बारे में बात करें दोस्तों, तो ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऊंट का वैज्ञानिक नाम दोस्तों, वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं अपन डायरेक्टली, ठीक है। वैज्ञानिक नाम की बात करें तो दोस्तों कैमेलस ड्रेमेटेरियस। कैमेलस दोस्तों क्या है? कैमेलस। यहाँ पे कैमल तो सभी को पता है कि कैमल होता है, ठीक है, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम दोस्तों कैमेलस ड्रेमेटेरियस, ठीक है साहब, ये भी हो गया। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्लियर करेंगे, यहाँ पे गैप है, ठीक है, यहाँ पे स्पेस है। कैमेलस ड्रेमेटेरियस, ये जो इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, कैसे याद रखेंगे कैमल का नाम? देखिए ऊंट का नाम क्या है? कैमल है, तो कैमल यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ड्रैगन की तरह ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि ड्रैगन की तरह अपना है जो ऊंट है, बिल्कुल है साहब, ये राजस्थान का ऊंट ड्रैगन की तरह, बिल्कुल ऐसे इस प्रकार से याद रख सकते हैं। और दोस्तों इससे अन्य नामों से क्या जाना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे जो भी भाई बहने बता रहे कि रेगिस्तान का जहाज, रेगिस्तान का जहाज दोस्तों, जहाजों की तुलना ऊंट से हो रही है दोस्तों। देखिएगा रेगिस्तान का जहाज, देखिएगा दोस्तों कितनी बड़ी बात है कि राजस्थान रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट को। तो देखिए दोस्तों कितना जो है ऊंट है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वहां पर भी, यहाँ मतलब कि धरातल पे भी और हमारे इस स्टडी में भी। बिल्कुल दोस्तों, रेगिस्तान का जहाज इसे प्रसिद्ध राजस्थान का पशुधन की श्रेणी में रखा गया। और दोस्तों इसे राज्य पशु की है जो घोषणा, राज्य पशु कर देने की घोषणा जो है, दर्जा जो दिया गया, कब दिया गया? तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया घोषणा, दोस्तों बात करें अपन, ठीक है, घोषणा की थी 30 जून को, 30 जून 2014 को है जो घोषणा की गई दोस्तों की है जो अपन इसे बनाएंगे। सरकार ने घोषणा की थी कि जो ऊंट को है जो राज्य पशु है जो बनाएंगे, ऐसी घोषणा की थी कब? 30 जून 2014 को की थी घोषणा साहब, ठीक है, ये तो हो गया। अब है जो अपन आगे बात करें तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे एक चीज को क्लियर करेंगे, लेकिन इसकी अधिसूचना जो जारी की ना, लास्ट फाइनल अधिसूचना जारी की, वो कब की दोस्तों? अधिसूचना की बात कर रहे हैं, अधिसूचना की बात करें दोस्तों, ये जो की गई 19 सितंबर 2014 को दोस्तों। देखिएगा यहाँ पे जो घोषणा की गई दोस्तों, कब की गई? घोषणा की बात करें तो यहाँ पे ये की गई दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको बता चुका हूं मैं, 30 जून 2014 को, ठीक है, ये तो है जो बिल्कुल घोषणा की थी। लेकिन दोस्तों अधिसूचना जो जारी की वो की 19 सितंबर को, ठीक है, ये दोनों चीजें यहाँ पे जो ध्यान रखेंगे। फाइनली जो है घोषित कब किया गया? 19 सितंबर 2014 को दोस्तों, और केवल घोषणा की गई वो 30 जून 2014 को, ठीक है, यहाँ पे ये चीज जरूर हो गई। अब देखिएगा दोस्तों, ऐसा पूछ लिया जाए वैसे कि सर्वाधिक ऊंट है जो कौन से राज्य में पाए जाते हैं, तो दोस्तों ये तो हो गया, सर्वाधिक ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं, ठीक है ना, ये चीज भी जरूर है, सर्वाधिक ऊंट राजस्थान में, बिल्कुल। चलिएगा दोस्तों, देखिएगा ये जो ऊंट है जो लंबे समय तक बिना पानी पिए भी रह सकता है। क्यों, कैसे रह सकता है, ये चीज भी तो क्लियर कर सकते हैं ना आप यहाँ से। देखिएगा दोस्तों, ऊंट जो है ऐसा पक्षी है, ऊंट ऐसा पशु है, सॉरी, पशु लंबे समय तक बिना पानी के रह सकता है, बिना पानी के रह सकते हैं। वैसे इसके बारे में बहुत भी जानकारी, लेकिन इतनी भी अपन डीपली नहीं देख रहे। ऊंट ऐसा पशु लंबे समय तक बिना पानी के रह सकता है। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा ऐसा पशु जो लंबे समय तक बिना पानी के रह सकता, और ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए यदि ये लंबे समय तक रहते हैं तो क्यों, किस कारण? तो दोस्तों देखिएगा, ऊंट की कुबड़ में जो वसा पाई जाती है, इसके कारण। ऊंट की कुबड़ होती है ऊपर है ना, पेड़ की तरह, कुबड़ में वसा पाई जाती है दोस्तों, वसा पाई जाती है, इसी कारण जो है ये जो लंबे समय तक रह सकता है बिना पानी के। जी हाँ दोस्तों, यहां तक तो हो गया। अब देखिएगा दोस्तों, ऊंट के बारे में और काफी जानकारी है, बड़ा मजा आने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा, बस बिल्कुल देखते जाइएगा। आज की क्लास आपके लिए बड़ी शानदार होने वाली है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रहे, ये चीजें ध्यान रखेंगे आप। क्या ध्यान रखेंगे? बिल्कुल मैं वापस से कह रहा हूं दोस्तों
यहाँ पे इस क्लास को आपने ध्यान से देख लिया तो एक प्रश्न, दो प्रश्न 100% बनने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो मैं आपको यदि बता दूं कि जो सारे के सारे यहां से बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो देखिएगा दोस्तों, ऊंट का बच्चा क्या कहलाता है? ऊंट का बच्चा क्या कहलाता है? किस भाई बहन को पता है तो बिल्कुल बता सकते हैं। ऊंट का बच्चा दोस्तों क्या कहलाता है दोस्तों? टोल्डिया कहा जाता है दोस्तों। क्या? टोल्डिया। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, नाम आपको जरूर है जो नए मिलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे है जो दोस्तों टोल्डिया कहा जाता है। क्या? ऊंट के बच्चे को टोल्डिया कहा जाता है। तो दोस्तों ऊंट की बच्ची को क्या कहा जाता है? वेरी गुड, कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया है। ऊंट की बच्ची को क्या कहा जाता है? ऊंट की बच्ची को जो है क्या कहा जाता है दोस्तों? टोल्डी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे है जो बिल्कुल ये चीजें क्लियर करेंगे, क्या? टोल्डी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज और लिख रहा हूं, बूढ़े ऊंट को क्या कहा जाता है? यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, ये जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी जरूर है। जो ये चीजें हैं जो बिल्कुल आपको ध्यान में भी होनी चाहिए, कभी भी कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। बूढ़े ऊंट को दोस्तों पाकट कहा जाता है। और ऊंट जाति के जो पालक है दोस्तों कौन है? सॉरी, ऊंट के पालक जो है कौन है? कौन सी जाति के ज्यादा? वो है दोस्तों राइका जाति के। ठीक है, ऊंट के पालक जो है दोस्तों ज्यादातर जो है राइका, या फिर आप उन्हें कह सकते हो रबारी जाति दोस्तों। क्या? रबारी जाति। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज है जो जरूर ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ऊंट की पूजा के लिए किसे पूजा जाता है? ऊंट है जो, यदि ऊंट बीमार होते हैं तो दोस्तों पाबू जी को पूजा जाता है। ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे। बिल्कुल, ऊंटों के देवता जिन्हें कहा जाता है, ऊंटों के देवता किसे कहा जाता है दोस्तों? ऊंटों के देवता पाबू जी को कहा जाता है। ऊंटों के देवता दोस्तों किसे कहा जाता है? पाबू जी को। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज यही क्लियर करेंगे कि ऊंटों की देवी किसे कहा जाता है? ऊंटों की देवी किसे कहा जाता है दोस्तों? पता है ना, ऊंटों की देवी जो है अंता देवी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अंता देवी को। इनका मंदिर कहाँ पे दोस्तों? बीकानेर में है, सभी भाई बहनों को पता होना चाहिए। और पाबू जी का मंदिर कहाँ पे है? कोलू में। और कोलू कहाँ पे है साहब? कोलू तो है जो जोधपुर में है। बिल्कुल है। चलिए तो दोस्तों देखिएगा, ऊंट के गले के आभूषण को क्या कहा जाता है? ऊंट के गले के आभूषण को क्या कहा जाता है? यहाँ पे गले के आभूषण को क्या कहा जाता है? हर भाई हर बहन को पता हो तो जरूर बता सकते हैं। यहाँ पे ऊंट के गले के आभूषण को दोस्तों गोरबंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोरबंद कहा जाता है। वेरी गुड, बिल्कुल है जो यहाँ पे भी ये चीज क्लियर हुई। और दोस्तों ऊंट का जो है ये आभूषण भी है, और इनका एक है जो सॉन्ग भी है, मतलब कि फोक सॉन्ग भी है ये गोरबंद। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों ये चीज भी यहां से ध्यान रखेंगे। प्रश्न पूछ ले जाए कि ऊंट के आभूषण का नाम, या फिर है जो गोरबंद क्या है, ऐसा क्वेश्चन दोस्तों बना हुआ है कि गोरबंद क्या है। ठीक है, यदि वहां पे सॉन्ग का ऑप्शन ही ना हो तो आप यहाँ पे ऊंट के गले के आभूषण का करेंगे। अब देखिएगा दोस्तों, ऊंट महोत्सव कहां मनाया जाता है? अब ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए दोस्तों, आज की क्लास बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली। अब मैं ज्यादा आपको क्या बताऊंगा, ऊंट महोत्सव बीकानेर में दोस्तों होता है। कहां पे होता है? बीकानेर में होता है। ठीक है ना। और ऊंट का मेला कहां पे भरा जाता है? ऊंट महोत्सव दोस्तों बीकानेर में होता है, लेकिन ऊंट महोत्सव कहां पे होता है दोस्तों? साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऊंट मेला कहां पे भरा जाता है दोस्तों? पुष्कर में भरा जाता है। ठीक है, जो कि रंगीला मेला जिसे कहते हैं। पुष्कर के मेले में दोस्तों ऊंटों का मेला है जो भरा जाता है। बिल्कुल, पुष्कर कहां पे? अजमेर में सब। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, कैमल मैन किसे कहा जाता है? कैमल मैन, किस भाई बहन को पता है कि कैमल मैन जो कहा जाता है किसे कहा जाता है? वेरी गुड। यहां पे जो भी भाई बहने बता रहे कि अशोक टाक को कहा जाता है। किसको? अशोक टाक को कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे ये चीज बिल्कुल इंपॉर्टेंट है साहब। कैमल मैन अशोक टाक को, जो कि अशोक टाक जी कहाँ के है? पुष्कर के है दोस्तों। और कैमल सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? कैमल सफारी जो है, कैमल सफारी दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध है? ये किस भाई बहन को पता है? सभी को पता होना चाहिए। सम गांव की प्रसिद्ध दोस्तों। कभी सम गए, सम धोरों में गए तो बिल्कुल है जो एंजॉय करना, कैमल सफारी लेना आप सभी के लिए हैप्पी जर्नी, पहले से ही बोलूंगा। चलिए दोस्तों, सबसे प्रसिद्ध ऊंट जो है कहाँ के हैं दोस्तों? आज के बड़े शानदार क्वेश्चन बन रहे हैं डायरेक्टली, है ना। प्रसिद्ध दोस्तों, सबसे प्रसिद्ध ऊंट कहाँ के हैं? सबसे प्रसिद्ध ऊंट दोस्तों
हमारे यहाँ पास के ये जो दोस्तों क्या है सबसे प्रसिद्ध ऊंट हमारे पास में है नाचना। नाचना में ही है दोस्तों, बिल्कुल नाचना के जो ऊंट है ना वो सबसे प्रसिद्ध ऊंट है। पूरे राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध ऊंट जो है वो नाचना के। और नाचना जो है कहाँ पे दोस्तों, जैसलमेर के अंतर्गत आता है। ये नाचना गांव जो है ना ये जैसलमेर में आता है। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज आपके लिए बड़ी शानदार क्विज है जो रह रही है। और आगे अपन देखते हैं दोस्तों, आगे क्या देखेंगे। आगे दोस्तों देखते हैं, ऊंट की खाल पर दोस्तों एक कला बनाई जाती है। ऊंट की खाल पर दोस्तों, ऊंट के मतलब कि ऊंट की खाल पर, ऊंट की खाल पर किसकी, सोने चांदी ऐसी है तो इस सब की सोने चांदी वो है जो धातुओं की, मतलब कि एक अन्य धातुओं की है जो अन्य धातुओं की नक्काशी की जाती है दोस्तों। क्या की जाती है, नक्काशी की जाती है। और उस नक्काशी को कहा जाता है उस्ता कला। तो दोस्तों उस्ता कला जो है कहां की प्रसिद्ध है, उस्ता कला सभी भाई बहनों को पता होना चाहिए। उस्ता कला जो है, ये जो उस्ता कला होती है दोस्तों कहां पे है, बीकानेर की उस्ता कला है। वेरी गुड। जो भी भाई बहन आज आनंद ले रहे हैं ना, बिल्कुल सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, क्योंकि आज आप आज की क्लास को इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, इसके लिए आपका आभार। तो देखिएगा दोस्तों, जिंदा ऊंट के बालों पर चित्रकारी जो होती है, जिंदा ऊंटों के बालों पर क्या, जिंदा ऊंटों के बालों पर, ऊंटों के बालों पर दोस्तों चित्रकारी होती है दोस्तों। क्या होती है, चित्रकारी। और इस चित्रकारी को कहा जाता है जटकतराई। क्या कहा जाता है साहब, जटकतराई। और दोस्तों ये कौन करते हैं, ये स्वयं जो करते हैं, कौन, रबारी जाति के लोग या जो करते हैं, इसे पालक जाति जो है वही करती है जटकतराई। और दोस्तों ये जो है ये भी है जो कहां पे, ये भी है जो बीकानेर में प्रसिद्ध है दोस्तों। बिल्कुल 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 ठीक है, यहां पर इतना क्लियर हो गया। अब बढ़ते अपन आगे। आगे क्या है साहब, आगे भी बात करते हैं दोस्तों। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी जरूर बनेगी, लेकिन आनंदित करने वाले आप खुद है, स्वयं है, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, एक महल है, क्या है, मुबारक महल है दोस्तों। यहां पे क्या होता है, यहां पर मुबारक महल है, मुबारक महल दोस्तों, ठीक है साहब, ये तो हो गया मुबारक महल। लेकिन यहां पे होता क्या है दोस्तों, यहां पे ऊंटों की कुर्बानी होती है, ऊंटों की कुर्बानी होती है, ऊंटों की कुर्बानी दोस्तों, कुर्बानी के लिए ये महल, कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध महल। अब देखिएगा दोस्तों, ये महल है कहां पर, किसी भाई बहनों को पता है कि ये जो सर, ये महल, मुबारक महल जो है ये टोंक में स्थित है। क्या कहेंगे आप, टोंक में स्थित है। जो भी भाई बहने लिख रहे हैं कि टोंक है, बिल्कुल सही है। अब देखिएगा दोस्तों, एक चीज यहां पे क्लियर कर दूं आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य, बीएसएफ द्वारा संचालित कैमल बैंड एक क्या है, कैमल बैंड है, जो कि गिनीज बुक में भी दर्ज है दोस्तों। यहां से क्लियर करेंगे, यहां से याद करेंगे, बीएसएफ द्वारा, बीएसएफ द्वारा संचालित है जो क्या है, कैमल बैंड दोस्तों। यहां पे कुछ नहीं है ये, ठीक है, कैमल बैंड, जिसका नाम जो है दोस्तों गिनीज बुक में लिखा गया। ठीक है साहब, यहां तक हो गया। बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आपको या तो यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए दोस्तों, अब आगे अपन बात करते हैं राज्य पक्षी गोडावण की, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा, यहां तक तो उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया है। आज की क्लास को प्रत्येक चीजों को एक ही क्लास में खत्म करें, बस ज्यादा टाइम वेस्ट आपका मैं नहीं कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। दोस्तों राज्य पक्षी के बारे में बात करेंगे अब। और राज्य पक्षी दोस्तों, राष्ट्रीय पक्षी तो मोर है, बिल्कुल है, लेकिन राज्य पक्षी के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों ये पक्षी आता है अपना गोडावण। गोडावण दोस्तों सभी भाई बहनों को पता है कि गोडावण राज्य पक्षी है। और दोस्तों इसे कब घोषित किया गया दोस्तों, इसे कब घोषित किया गया, इसे दोस्तों घोषित किया गया 21 मई, कब, 21 मई 1981 को घोषित किया। तो दोस्तों ये किसके साथ घोषित किया गया दोस्तों, ये किया गया राज्य पशु के साथ। और राज्य पशु किया गया जब सिंकारा को 1981 में घोषित किया गया दोस्तों, एक दिन पहले 21 मई, ठीक है, 21 मई को राज्य पक्षी बनाया, किसे, गोडावण को। एक दिन बाद में
देखिएगा पहले कौन आए साहब अपने राजस्थान में, गोडावण आए, बस इतना ध्यान रखना है। गोडावण जो है पहले आए और उसके बाद कौन आए, सिंकारा जी आए। कौन आए, सिंकारा। तो दोस्तों सिंकारा जो आए ये 22 मई 1981 को, ठीक है। तो ये चीज ऐसे आप याद रख सकते हैं बाय ट्रिकी, मतलब ऐसे नॉर्मली, ठीक है साहब। ये तो हो गया। अब यहाँ पे है जो बिल्कुल घोषणा भी हो गई कि है जो 21 मई 1981 को घोषित हुए ये राज्य पक्षी, ठीक है। ये देश का सबसे अधिक, दोस्तों देखिएगा, सबसे अधिक दुर्लभ, देश का दुर्लभ, और अब है जो ये क्या है, लुप्त। लुप्त भी है दोस्तों, ज्यादा नहीं है ये इतने, ठीक है। कभी कभी दर्शन होते हैं, विलुप्त होने की कगार पर है ये। लुप्त मतलब विलुप्त होने की कगार पर, कगार मतलब अब ये जो किनारा आ चुका है इनका, ये जो खत्म होने वाले। लेकिन इतना भी नहीं, सारी जो है इसके वन्य जीव विभाग द्वारा है जो ऐसा बिल्कुल है जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन वो अपन आगे देखेंगे जरूर दोस्तों। देखिएगा यहाँ पे है जो ये चीज ध्यान रखेंगे कि ये जो दुर्लभ जाति के जो दुर्लभ पक्षी जो ऐसा पूछ लिया जाए तो दोस्तों गोडावण करेंगे, ठीक है। और दोस्तों जिसे क्या क्या कहा जाता है, बड़े अलग अलग नाम है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिखता हूं नाम इनके क्या क्या है। अन्य नाम दोस्तों आप पढ़ते जाएंगे और आपको नहीं, मैं लिखता जाऊंगा, आप याद करते जाएंगे क्या क्या नाम है। सबसे पहले बात करेंगे अपन माल मोरडी दोस्तों। माल मोरडी किसे कहा जाता है, क्वेश्चन कर लिया जाए तो है तो बिल्कुल गोडावण करेंगे। दूसरा नाम है सोहन चिड़िया। दोस्तों पूछा जाए सोहन चिड़िया जो है दूसरा नाम किसका है, कर लेंगे फटाक से, वहां पे क्या करेंगे, गोडावण। गुधनमेर दोस्तों, क्या गुधनमेर किसको कहा जाता है, किसी भाई बहनों को पहली बार नाम आ रहे हैं ना, वे बड़े ही आनंद से बिल्कुल इस क्लास को लाइक वाइक कर देंगे, शेयर जरूर कर देंगे साहब, है ना, बिल्कुल। गुधनमेर सोहन चिड़िया दोस्तों। और है जो इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या कहा जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। तो दोस्तों और क्या, और है जो हुकना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हुकना भी कहा जाता है। दोस्तों वैज्ञानिक भाषा के नाम से पहले ये चीजें एक बार वापस क्लियर कर दो। माल मोरडी, सोहन चिड़िया, गुधनमेर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और हुकना, ये सारे नाम जो है ये गोडावण के नाम है मेरे दोस्तों, सभी को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं वैज्ञानिक नाम की। वैज्ञानिक नाम दोस्तों क्या है, वैज्ञानिक नाम जो है क्या है इसका, तो दोस्तों हर भाई हर बहन को पता होना चाहिए क्या है, कोरियोटिस। दोस्तों क्या है, कोरियोटिस, ठीक है, कोरियोटिस। केवल कोरियोटिस ही नहीं है दोस्तों, कोरियोटिस नाइग्रोसेप है। क्या है, नाइग्रोसेप है दोस्तों, इसका पूरा वैज्ञानिक नाम है, क्या है, कोरियोटिस नाइग्रोसेप दोस्तों, ठीक है। ये है जो आप ध्यान रखेंगे किसका नाम है, गोडावण का, सब बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा दोस्तों गोडावण जो है अत्यधिक जो है कहां पर पाए जाते हैं दोस्तों, गोडावन दोस्तों, ठीक है। ये गोडावन जो प्रजाति है गोडावन, ये मरु उद्यान में पाई जाती है अत्यधिक। मरु उद्यान ये कहां पर है साहब, जैसलमेर में है ना, जैसलमेर पता है ना, ये अपन पढ़ चुके हैं, अभी अभी तो पढ़ा है एक दिन पहले ही, तो ऐसे ना भूल जाना, ठीक है ना। बिल्कुल दोस्तों बहुत मेहनत लगती है एक क्लास को लाने में, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। काफी जो है समय अपना इसी में ही हो जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, आप ध्यान से पढ़ेंगे, भविष्य आपका सुधरेगा, नाम हमारा भी होगा थोड़ा बहुत साथ साथ में कि हमें जो राजस्थान क्लासेस से पढ़े थे। बिल्कुल दोस्तों उम्मीद करता हूं आप जो बिल्कुल ये जो चीज जरूर ध्यान रखेंगे कि जो ध्यान से पढ़ना कभी भूलेंगे नहीं। हाँ आप नहीं बताओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो हम वहां से पढ़े, लेकिन दोस्तों आप ध्यान से पढ़ो, ये हमारी यही है जो दुआ है आपसे कि जो आप जरूर जल्दी से जल्दी सक्सेस भी हो जाएं। अच्छा दोस्तों सौरसेन नामक जो है ये कहां पे पाए जाते हैं, सौरसेन दोस्तों ये जो है ना ये कहां पे पाए जाते हैं, ये 12 में पाए जाते हैं। सौरसेन नामक जो प्रजाति जो है ये 12 में पाई जाती है। और दोस्तों सोकलिया प्रजाति जो है कहां पे पाई जाती है, ये प्रजातियां इसकी, ठीक है। सोकलिया प्रजाति जो है नसीराबाद में पाई जाती है। दोस्तों इतना डीपली आपको कोई नहीं बताएगा, यदि है जो आप अच्छे से ध्यान से पढ़ना चाहते हैं ना तो राजस्थान क्लासेस के साथ बने रहिएगा, ऐसे ही आपको डेली की क्लासेस मिलती है, हर भाई हर बहन को पता होना चाहिए। अब देखिएगा दोस्तों सोखलिया नसीराबाद में, तो दोस्तों यहाँ पे जो नसीराबाद कहाँ पे, अजमेर में, बिल्कुल पता है ना सभी को, बिल्कुल। और दोस्तों जिसका भोजन जो दोस्तों क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे भोजन, इसका भोजन जो कहा जाता है इसे कहा जाता है तारा मीरा, ठीक है।
तारा मीरा जो एक घास है दोस्तों, और तारा मीरा जो है ये इस गोडावण का भोजन है दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल ये चीज है जो जरूर जरूर ध्यान रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपन। आगे जो है गोडाउन पक्षी जो है ना अपने अंडों के लिए जमीन पर घोंसला बनाती है, न कि जो पेड़ पौधों पर। ये इंपॉर्टेंट तथ्य दोस्तों। ठीक है, गोडाउन जो पक्षी है ये गोडाउन पक्षी है, गोडाउन पक्षी जमीन पर घोंसला बनाते हैं दोस्तों, जमीन पर घोंसला बनाते हैं। ये श्योर है दोस्तों, बनाते हैं जब अंडा देती है। ठीक है, अंडा देते समय। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों ये चीज है जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा दोस्तों, थोड़ी सी बात करते हैं अपन नॉर्मल। ठीक है, और क्या है दोस्तों, देखिएगा राज्य खेल कौन सा है, ये सभी भाई बहनों को पता होना चाहिए। राज्य खेल किन किन भाई बहनों को पता है कि ये जो सर राज्य खेल जो है ये है, और इसे दोस्तों बता दूं आपको 1948 में घोषणा की गई, 1948 में घोषित हुआ ये खेल, 1948 में ये खेल घोषित हुआ। और दोस्तों जो भी भाई बहन यहाँ पे बता रहे कि सर बास्केटबॉल होगा, तो बिल्कुल है जो बास्केटबॉल हो जाएगा। कभी खेला भी करो है ना, ज्यादा इतनी भी पढ़ाई नहीं करने के, केवल पढ़ाई। कभी है जो 15-20 मिनट के लिए खेला भी करो। खेल में भी थोड़ा सा होना चाहिए, मतलब कि मूड फ्रेश होना चाहिए ना। चलिए तो दोस्तों ये तो हो गया। अब राज्य की राजभाषा क्या है दोस्तों, राजभाषा दोस्तों क्या है, राज्य की राजभाषा दोस्तों क्या है, ये जो है आपकी हिंदी है साहब। ठीक है, बिल्कुल ये हिंदी भी हो गया। अब देखिएगा दोस्तों यहां पे राज्य का लोकवाद्य कौन सा है दोस्तों, राज्य का लोकवाद्य दोस्तों क्या है, जो भी भाई बहनों को पता है कि सर लोकवाद्य जो है अलगोजा होगा, तो दोस्तों हो जाएगा अलगोजा। ठीक है, अलगोजा है जो क्या है लोकवाद्य। राजभाषा क्या है, हिंदी है दोस्तों। राज्य की राजधानी सभी को पता है कि जयपुर है। राज्य का नृत्य कौन सा है दोस्तों, राज नृत्य दोस्तों, राज्य नृत्य कौन सा है, राज्य नृत्य दोस्तों घूमर है। नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है जिसे घूमर नृत्य दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल है जो ये चीज भी है जो आप यहां से ध्यान में रखेंगे। घूमर नृत्य दोस्तों क्या है, घूमर नृत्य। ठीक है, राज्य का नृत्य। और दोस्तों राज्य का लोकवाद्य अलगोजा है। और दोस्तों राज्य गीत कौन सा है, राज्य गीत दोस्तों कौन सा है, और सभी भाई बहने बताएंगे। और ये दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको वैसे भी दैनिक दिनचर्या में भी ये जानकारी हासिल करना जरूरी है। केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, ये है जो दोस्तों राज्य गीत है। और इसको है जो दोस्तों देखिएगा, इस गीत को उदयपुर निवासी मांगी बाई ने पहली बार गाया। ठीक है, तो अल्लाह जिलाई बाई ने मांड राग में इसे सर्वाधिक बार गाया। ठीक है, यहाँ पे क्या समझे, क्या उदयपुर निवासी कौन है, मांगी बाई ने ये जो गीत सबसे पहली बार गाया, मांगी बाई ने सबसे पहली बार ये गीत गाया, पहली बार ये गीत गाया दोस्तों, गीत गाया। ठीक है, लेकिन ये गीत कौन सा है, केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश। मेरी इतनी मतलब राग नहीं है कि मैं आपको गा के सुनाऊं, लेकिन दोस्तों सभी भाई बहन इसे याद रखेंगे। अल्लाह जिलाई बाई ने मांड राग में, ये इसकी एक राग जो होती है मांड राग, मांड गाई की। ठीक है, मांड गाई की अल्लाह जिलाई बाई ने इसे सर्वाधिक बार गाया। तो दोस्तों ये चीज है जो जरूर ध्यान रखिएगा। और दोस्तों अब बढ़ते हैं अपन आगे। राज्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है दोस्तों, सभी भाई बहनों को पता है कि शास्त्रीय नृत्य, ये दोस्तों नृत्य भी तो अपन अभी तो पढ़े ना कल परसों। नृत्य दोस्तों कौन सा है, कथक नृत्य है, जिसका जन्म कहां से हुआ है दोस्तों, यहीं से हुआ, जयपुर से हुआ, राजस्थान से हुआ कथक नृत्य का दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों। राज्य कवि किसे कहा जाता है दोस्तों, राज्य कवि सभी भाई बहनों को पता है कि सूर्यमल मिश्रण को कहा जाता है, सूर्यमल मिश्रण को राज्य कवि कहा जाता है। ठीक है साहब, तो दोस्तों राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, हर भाई हर बहन को पता होना चाहिए। राजस्थान दिवस जो मनाया जाता है 30 मार्च को। और अपन यहाँ पे आज की क्लास को एंड करते हैं दोस्तों। प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है दोस्तों। राज्य का शास्त्रीय नृत्य कथक नृत्य है, राज्य कवि सूर्यमल मिश्र ने, राज्य दिवस 30 मार्च। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपके लिए बहुत ही बेहतर से बेहतर साबित हो, बेहतरीन साबित हो। ऐसी ही कामनाएं करता हूं आपके एग्जाम के लिए। और दोस्तों यहां से ज्यादा प्रश्न बने, ऐसी ही कामनाएं करता हूं।
तो दोस्तों रात्रि की लाइव डेली की जो लाइव सीरीज आती है अपनी, कभी जीके की, कभी शिक्षण अभिक्षमता, कभी हिंदी, कभी रीजनिंग, उस लाइव में आना भूल न जाना दोस्तों, ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे। और दोस्तों जो भी भाई बहनों ने आज लास्ट तक बन के क्लास का आनंद लिया है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, मेरी दुआएं आप सभी के लिए, साथ में आप सभी को शुभकामनाएं, आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप सभी ये जो कमेंट सेक्शन के बाहर आके प्लीज कमेंट जरूर करिएगा कि आज की क्लास आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण साबित रही और ये जो कैसी लगी आपको, अपना फीडबैक प्लीज प्लीज ये जो जरूर दीजिएगा। शेयर करने में कसर मत छोड़ना दोस्तों, शेयर भी जरूर कर लेना, बहुत मेहनत लगती है ऐसी क्लासेस में, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी का प्रेम पूर्वक वापस से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।